गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एजुकेशन बोर्ड पर। कैसे आप सभी, फटाफट बताइएगा अपने हालचाल के बारे में। फिर आप बात करेंगे। आज हमारा हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का लेक्चर नंबर 13 है और इसी के अंदर हम बात करें दोस्तों कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आपके हरियाणा जीके के पूछे गए हैं। आप जानते हैं कि एचएससी का नया नोटिफिकेशन आ चुका है और उसके अंदर कहा गया है कि वही आपका 30% जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो किस सब्जेक्ट के होंगे, वो हरियाणा जीके के होंगे और बाकी जो आपका 70% सिलेबस है वो अन्य सब्जेक्ट जो है उनसे पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है हरियाणा के अंदर। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता है कि सीईटी क्लियर करना होगा ग्रुप सी और डी के लिए, और इसी के लिए आपको सबसे ज़्यादा पढ़नी होगी हरियाणा जीके, क्योंकि 25 से 30 क्वेश्चन की वेटेज है आपकी हरियाणा जीके की और इसे समझने के लिए आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और इसी के लिए हम पढ़ रहे हैं डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। चलिए, आज हमारा 13वां लेक्चर है जिसमें हम बात करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की जो आपके एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि बताइए वह फरीदाबाद का सिही गांव, कौन सा? फरीदाबाद का सिही गांव किस प्रसिद्ध कवि की जन्मस्थली है? तो याद रखिएगा दोस्तों, फरीदाबाद के अंदर एक गांव पड़ता है सिही गांव और इसी सिही गांव से संबंध रखता है एक कवि जिसका नाम क्या था? सूरदास था। याद रखिएगा, ये जो सूरदास है इसी का ही जन्म कहाँ पर हुआ? फरीदाबाद के सिही गांव में हुआ। और क्वेश्चन आएगा, बताइए सूरदास किसके समकालीन हुआ करते थे? तब आप आंसर करेंगे सर ये अकबर के समकालीन हुआ करते थे। किसके समकालीन थे? ये अकबर के समकालीन थे। अकबर के बारे में आप लोग जानते हो जिसका टाइम पीरियड 1556 से शुरू होकर 1605 ईस्वी तक रहा। कब तक रहा सर? 1556 में वो गद्दी पर बैठा आफ्टर द बैटल ऑफ सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, क्योंकि पानीपत का जो दूसरा युद्ध था दोस्तों, जो 5 नवंबर 1556 को अकबर के बीच और हेमू के बीच लड़ा गया, जिसके अंदर हेमू या हेमचंद्र विक्रमादित्य की हार हुई और इसके अंदर अकबर जीत गया और अकबर का ही नेतृत्व कर रहा था बैरम खान। इसी युद्ध के बाद अगला जो शासक बना वो अकबर बना, जो एकमात्र अनपढ़ मुगल शासक माना जाता है, जिसे आप बहरुद्दीन या जलाल के नाम से जानते हैं, जिसका राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को पंजाब की कलानौर में हुआ था। दोस्तों याद रखिएगा, ये सूरदास जो है किसके समकालीन था? अकबर के समकालीन था। और सूरदास एक कवि था तो इसकी कुछ रचनाएं भी आप याद रखेंगे। याद रखिएगा, सूरदास से ही बनेगा सूरसागर। क्या बनेगा? तो पहली रचना है इनकी सूरसागर। दूसरी आप याद रखेंगे कि सूर सारावली। कौन सी हो जाएगी? दूसरी हो जाएगी दोस्तों सूर सारावली। और तीसरी आप याद रखेंगे साहित्य लहरी। क्या हो जाएगी? तीसरी रचना इनकी हो जाएगी साहित्य लहरी। याद रखिएगा, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी, तीनों की तीनों रचनाएं किसकी है? सूरदास। सूरदास का संबंध कहाँ से है? हरियाणा के फरीदाबाद जिले में पड़ने वाले सिही गांव से। और तीसरा याद रखिएगा, इन्हीं के द्वारा एक भूमि पर जो टैक्स लगता है उसे एकत्रित करने के लिए एक विभाग बनाया गया था जिसका नाम था साहिब ए दीवान। वो भी किसने सुझाया था? वो भी सूरदास ने ही बताया था। चलिए याद रखिएगा, सूरदास के बारे में इतनी सी बातें एग्जाम में बहुत बार आपसे पूछी जाती है। अगला है कि किस ग्रंथ से पता चलता है कि भरत सिंधु तीर के निवासी थे? तो आप लोग जानते हैं कि इसी भरत के नाम पर हमारे देश का नाम क्या पड़ा था? भारत पड़ा था। तो पूछा गया ये इस बात की जानकारी हमें कहाँ से मिली? तो आप आंसर कर दीजिएगा सर इस बात की जानकारी हमें एक ब्राह्मण से मिली जिसका नाम था ऐत्रेय ब्राह्मण। ये ब्राह्मण दोस्तों कोई पंडित नहीं है। ब्राह्मण का मतलब क्या होगा कि आप लोग जानते हैं कि सर जो वेद है, क्या है? वेद है जिनकी संख्या 4 है। इन्हीं वेदों को जो संस्कृत भाषा में लिखे गए, इन्हें समझने के लिए सर इनके ब्राह्मण ग्रंथ बना दिए गए जो आसान भाषा में थे। तो याद रखिएगा, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ किसका है? तो ये सर ऋग्वेद का है। किसका है? ऋग्वेद का। तो याद रखिएगा, ऋग्वेद के कितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं? 2 है। एक तो है आपका ऐत्रेय और 2 है कौशिकी। दूसरा कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा कौशिकी। तो याद रखिएगा, ऐत्रेय और कौशिकी ये दोनों के दोनों ब्राह्मण ग्रंथ है आपके ऋग्वेद के। चलिए, ऋग्वेद की बात आई है तो आप लोग जानते हैं कि इसी ऋग्वेद के अंदर हमें हरियाणा के बारे में सबसे पहले जानकारी मिली, या हरियाणा का सर्वप्रथम उल्लेख भी हमें ऋग्वेद में मिला। फटाफट आप बताएंगे कि ऋग्वेद के अंदर हरियाणा को क्या कहा गया है दोस्तों? फटाफट बता दीजिएगा कि ऋग्वेद में हरियाणा का नाम क्या मिलता है हमें। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि फिरोज शाह तुगलक ने
हरियाणा के किन दो शहरों को बसाया था? कैथल और हिसार को, हिसार और फतेहाबाद को, हिसार और फरीदाबाद को, हिसार और वल्लभगढ़ को। तो याद रखिएगा दोस्तों, किसी फिरोज शाह तुगलक ने किसे बसाया था? सर इसने तो हिसार और फतेहाबाद बसाए थे। अगर आप बात करें इसके द्वारा कुल कितने शहर बसाए गए? 4। 4 कौन कौन से थे? तो आप आंसर कर दीजिएगा सर 1351 में इसने बसाया था फतेहाबाद। कौन सा बसाया था? फतेहाबाद। फतेहाबाद किसके नाम पर बसाया? अपने बेटे फतेह खान के नाम पर जो शहर आबाद हुआ वो कहलाया फतेहाबाद। 1354 ईस्वी के अंदर दोस्तों इसने दूसरा बसाया था हिसार ए फिरोजा। और हिसार ए फिरोजा जो है ये किसके नाम पर बसाया? तो इसने खुद के नाम पर बसाया था। और तीसरा आप लोग जानते हो सिरसा में पड़ने वाला हरनी खेड़ा, कौन सा? तो आप जानते हैं कि सर सिरसा में पड़ता है आपका एक हरनी खेड़ा, और इसी हरनी खेड़ा को किसने बसाया था? इसी ने बसाया था। और चौथा आप जानते हैं कि मेवात के अंदर जो पड़ता है फिरोजपुर झिरका, और इसी फिरोजपुर झिरका को बसाने वाला व्यक्ति कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। अगर आप बात करें फिरोज शाह तुगलक की, तो ये फिरोज शाह तुगलक वही है जो हरियाणा के टोपरा गांव में पड़ने वाले एक अभिलेख को, जिसे आप टोपरा अभिलेख के नाम से जानते हैं, उसे टोपरा गांव से दिल्ली ले जाने वाला व्यक्ति कौन था? फिरोज शाह तुगलक ही था। याद रखिएगा ये फिरोज शाह तुगलक कहलाता है नगर निर्माता और नहर निर्माता, क्योंकि इसने नगरों का निर्माण करवाया, इसने नहरों का निर्माण करवाया। अगर आप बात करें हरियाणा की सबसे पुरानी नहर जिसका नाम है पश्चिमी यमुना नहर, उसका निर्माण सबसे पहले किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। तो ये सारी की सारी बातें आप याद रखिएगा। चलिए बताइएगा, फिरोज शाह तुगलक की बात आई है तो फिरोज शाह तुगलक की वो किताब कौन सी है जिसके अंदर हमें टोपरा अभिलेख के बारे में जानकारी मिलती है? कि वो किताब का नाम आपको बताना है जिसके अंदर ये बात लिखी गई कि फिरोज शाह तुगलक हरियाणा के यमुनानगर जिले में पड़ने वाले टोपरा अभिलेख को टोपरा गांव से निकालकर दिल्ली ले गया। इस बात की जानकारी हमें किस किताब में मिली दोस्तों? फटाफट छाप दीजिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है, बताइए कुषाण शैली का द्वार स्तंभ हरियाणा के किस शहर में प्राप्त हुआ? अगर आप बात करें कुषाण शैली में बने द्वार स्तंभ की, तो आप लोग जानते हैं कुषाण शैली का संबंध कहाँ से था? तो सर ये तो रोहतक से था। तो कुषाण शैली का द्वार स्तंभ जब भी आपसे पूछा जाए आप क्या आंसर करेंगे? सर रोहतक। लेकिन आप याद रखेंगे कि सर भिवानी से भी हमें कुछ चीज़ें मिली। किसकी? तो आप लोग जानते हैं भिवानी में पड़ने वाले नौरंगाबाद नामक स्थान से। कौन सा? नौरंगाबाद। और ये नौरंगाबाद जो है ये किससे संबंधित है? ये यौदेय गणराज्य से संबंधित है। याद रखिएगा यौदेय गणराज्य के जो मोहरे और सिक्के मिले वो कहाँ से मिली? नौरंगाबाद से मिली। हिसार की अगर आप बात करें तो आप याद रखेंगे हिसार का अग्रोहा। कौन सा? हिसार का अग्रोहा। अग्रोहा से हमें किसके सिक्के मिले? तो आप लोग जानते हैं कि सर हमें अगर गणराज्य के सिक्के मिले थे। किसके सिक्के मिले? अगर गणराज्य के। अगर आप बात करें सोनीपत की, तो आप लोग जानते हैं कि सोनीपत से हमें क्या मिला? तो हमें यहाँ से हर्षवर्धन की मुद्राएं मिली थी। ये हर्षवर्धन कौन है? ये पुष्यभूति वंश का ही एक राजा था जिसे आप वर्धन वंश के भी नाम से जानते हैं। और आप लोग जानते हैं इस वंश का सबसे महान शासक भी कौन था? हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन को किस नाम से जाना जाता था? फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा कि हर्षवर्धन का उपनाम क्या था दोस्तों? फटाफट छाप दीजिएगा। चलिए रोहतक की बात आई है तो याद रखिएगा रोहतक के अंदर हमें एक सिक्के मिले जो कहलाते हैं आपके इंडो ग्रीक सिक्के। कौन से सिक्के थे? तो इंडो ग्रीक सिक्के भी हमें कहाँ से मिले? तो आप आंसर कर दीजिएगा सर वो भी हमें रोहतक से मिले थे। और इंडो ग्रीक सिक्के रोहतक के खोखरा कोट नामक स्थान से मिले थे। इतनी बातें याद रखिएगा दोस्तों, आप सारी की सारी महत्वपूर्ण रहेंगी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा की 2 प्राचीन नदियों का उल्लेख किस वेद में किया गया है? तो सिर्फ 2 प्राचीन नदियों की बात आई है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्राचीन हरियाणा में जो नदियां थी उनका वर्णन कहां पर है? तो आप आंसर करेंगे सर उनका वर्णन किया गया है वामन पुराण में। किस पुराण में? वामन पुराण। वामन पुराण के अनुसार हरियाणा में कितनी नदियां थी? 9 नदियां थी। कौन कौन सी 9 थी? सरस्वती थी, आपगा थी, मंदाकिनी थी, मधुश्रवा थी, कौशिकी थी, धवस्ती थी, वैतरणी थी। ये उस समय की वो 9 नदियां थी दोस्तों जो उस समय बहा करती थी। लेकिन आपसे पूछा गया है कि 2 प्राचीन नदियों का उल्लेख किस में किया गया है? उसमें ऑप्शन में नहीं है आपका वामन पुराण। तो याद रखिएगा कि सर ऋग्वेद के अंदर। कौन से में? ऋग्वेद के अंदर जो है हरियाणा की 2 नदियों का नाम आया है। पहली कौन सी है? आपने नाम सुना होगा सरस्वती नदी का। कौन सी नदी? सरस्वती नदी। और दूसरी कौन सी हो जाएगी? यमुना नदी। याद रखिएगा दोस्तों ये जो सरस्वती नदी है ये ऋग्वेद काल की सबसे पवित्र नदी थी। होली रिवर कौन सी थी? तो वो भी आपकी सरस्वती थी। और यमुना का कितनी बार वर्णन आया है? यमुना का इसके अंदर 3 बार वर्णन किया गया है। और ऋग्वेद के अंदर ही यमुना नदी को कई बार कालिंदी नदी भी कहा गया है दोस्तों। क्या कहा गया है? कालिंदी नदी। तो याद रखिएगा क्वेश्चन पूछेगा
बताइए यमुना नदी का ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेख किया गया। आप आंसर करेंगे सर इसका उल्लेख 3 बार किया गया। सरस्वती नदी ऋग्वेद काल की सबसे पवित्र नदी थी। सरस्वती नदी वर्तमान में विलुप्त हो चुकी है और इसी की खुदाई का काम चल रहा है हरियाणा के यमुनानगर जिले में। यमुनानगर जिले में हमें इसके अवशेष मिले मुगलावाली गांव, और मुगलावाली गांव जो है ये कहाँ का है, यमुनानगर का है। तो ये सारी बातें याद रखिएगा। और ऋग्वेद की बात आई है तो याद रखिएगा ऋग्वेद जो है इसे कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया। और वो 3 भाग कौन कौन से, तो एक है आपका सुक्कत, दूसरा है मंडल और तीसरा है मंत्र। इसमें अगर आप बात करें सुक्तों की तो आप लोग जानते हैं 1028 सुक्कत हैं, 10 मंडल हैं, 10,462 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं, 10,462। चलिए कमेंट बॉक्स में फटाफट छाप दीजिएगा कि वेदों के संकलनकर्ता कौन थे। फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि वेदों के जो कंपाइलेटर हैं या जो संकलनकर्ता है वो कौन थे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा के करनाल जिले में, कौन से जिले की बात आ गई, हरियाणा का जो करनाल जिला है, ये करनाल जिले में किस वस्तुओं का निर्यात विदेशों में भी किया जाता है। फटाफट छाप दीजिएगा कि विदेशों में भी किस चीज़ का निर्यात किया जाता है। तो आप लोग जानते हैं अगर आप बात करें किसकी, अगर आप बात करें करनाल की, तो करनाल किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आप जानते हो सर करनाल प्रसिद्ध है लिबर्टी जूतों के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, तो करनाल प्रसिद्ध है आपका लिबर्टी के जूतों के लिए। आपने लिबर्टी कंपनी का नाम सुना होगा, और इसी लिबर्टी कंपनी के जो जूते हैं वो कहाँ पर तैयार होते हैं, हरियाणा के करनाल जिले में। क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए लिबर्टी जूतों का कारखाना यहाँ पर कब लगाया गया। आप आंसर करेंगे सर 1954, 1954 में लगाया गया। और यहीं से लिबर्टी जूता उद्योग जो है इसका विदेशों में निर्यात किया जाता है। बात आई है करनाल की, तो आप याद रखेंगे कि सर करनाल के अंदर आपका क्या है, एक वनस्पति उद्योग भी है। कौन सा उद्योग है दोस्तों, वनस्पति उद्योग भी है यहाँ पे। सर करनाल के अंदर कृषि यंत्र उद्योग भी है। कौन सा उद्योग है दोस्तों, कृषि यंत्र उद्योग भी हमारा कहाँ पे है, करनाल में है। आप लोग जानते हैं ये जो करनाल है 1 नवंबर 1966 को बना था। दानवीर कर्ण के नाम पर जो जिला जाना गया वो करनाल कहलाता है। इसे अपन दानवीर कर्ण की नगरी बोलते हैं। धान का कटोरा कहा जाता है, चावल का कटोरा बोलते हैं, राइस बाउल ऑफ हरियाणा बोलते हैं, एग्रो हब ऑफ हरियाणा बोलते हैं दोस्तों। हरियाणा का पेरिस कहा जाता है इसको। और आधुनिक पद्धति से बसाया गया हरियाणा जो है, हरियाणा का पहला शहर भी कौन सा है, वो भी आपका करनाल है। सारी की सारी बातें याद रखेंगे आप लोग। चलिए करनाल में एक जगह पड़ती है दोस्तों जिसका नाम है असंध, जिसे आप असंधिवत के नाम से जानते हैं। फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा कि असंध को राजधानी किसने बनाया था। फटाफट कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए कि असंध को राजधानी किस व्यक्ति के द्वारा बनाया गया था जी। अगला है प्रसिद्ध सांगी बाजे भगत का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ। तो अगर आप बात करें सांगी की तो आप लोग जानते हैं जो बाजे भगत है इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। सर इनका जन्म तो सिसाना गांव में हुआ था। और ये सिसाना गांव कहाँ का है दोस्तों, ये गांव तो सर सोनीपत जिले का है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सर सोनीपत जिले का वो गाँव जो है सिसाना, इसी सिसाना में जन्मे थे बाजे भगत। और याद रखिएगा क्वेश्चन आएगा, बताइए बाजे भगत के गुरु का नाम क्या था। आप आंसर करेंगे सर इनके गुरु का नाम था हरदेवा। क्या नाम था दोस्तों, हरदेवा इनके गुरु का नाम था। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में इनका एक नाटक भी बताया था जिसे आप ज्ञानी चोर या जानी चोर के नाम से जानते हैं। और दूसरा आप याद रख लीजिएगा जमाल फत्ता। जमाल फत्ता भी किसकी रचना है, वो भी बाजे भगत की, जो हरियाणा के सिसाना गांव में जन्मे थे। और याद रखिएगा इसी सिसाना गांव में एक और व्यक्ति का जन्म हुआ जिसका नाम था मांगेराम। और ये मांगेराम कौन है, ये हरियाणा के जो लक्ष्मीचंद सांगी हुए इन्हीं का ही क्या हुआ करता था, शिष्य हुआ करता था। तो लक्ष्मीचंद के शिष्य का जन्म भी कहाँ हुआ, तो सिसाना गांव। नाम क्या था, मांगेराम नाम था जी। चलिए नाक का छिद्र द्वार एक आभूषण जिसे खिया धारण करती है उसे क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा नाक के अंदर धारण किया जाने वाला वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है सर पुरली। क्या कहलाता है, पुरली। नाक के अंदर क्या पहना जाता है, तो नाक के अंदर कोका भी पहना जाता है। क्या पहना जाता है, कोका भी नाक के अंदर। नथली भी होती है दोस्तों, वो भी कहाँ पर धारण की जाती है, नाक में।
अंगूठी तो आप लोग जानते होगे कहाँ पे, अंगुली में। अंगूठी कब धारण करोगे, जब आपका सीटी में सिलेक्शन होगा, और सीटी में सिलेक्शन होने के बाद जब आपके लिए रिश्तों की लाइन लगेगी और आपकी जो इंगेजमेंट होगी, तभी आपकी जो अंगुली होगी उसके अंदर अंगूठी पहनाई जाएगी दोस्तों। कड़ी या आरसी, आरसी के बारे में आप लोग जानते हो कि आरसी कहाँ पर धारण किया जाता है, कलाई के अंदर धारण किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है, कलाई के अंदर। ये सारी बातें आप याद रखेंगे। चलिए, चौधरी छोटू राम ने, छोटू राम के बारे में बात आई है, और छोटू राम के बारे में आप सभी जानते हैं कि रोहतक से किस साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया था। तो अगर आप बात करें सर छोटू राम के बारे में, तो आप जानते हैं कि सर 24 नवंबर 1881 को, कब जन्मे थे ये, 24 नवंबर 1881 को गढ़ी सांपला रोहतक में जन्म लेने वाला व्यक्ति सर छोटू राम, जिसे आप दीनबंधु के नाम से, रहबर आजम के नाम से, किसानों का मसीहा के नाम से, या किसके नाम से जानते हैं, तो सर या राय बहादुर के नाम से इन्हें जानते हैं। चलिए, इन्हें दीनबंधु की उपाधि 1922 में दी गई थी। फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा कि सर छोटू राम को दीनबंधु की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी दोस्तों। चलिए, तब तक आप बात करते हैं कि रोहतक से 1916 में एक समाचार पत्र निकाला था जिसका नाम क्या था, जाट गजट था। क्या नाम था, जाट गजट। याद रखिएगा, जाट गजट कब निकला था, 1916 में। कहाँ से निकलता था, रोहतक से। कहाँ से निकलता था दोस्तों, ये हरियाणा के रोहतक जिले से निकलता था। ये एक साप्ताहिक पत्र था, सप्ताह में एक बार निकलने वाला पत्र साप्ताहिक पत्र निकालेगा। और क्या कहा जाता था इसे, सर ये तो उर्दू भाषा में निकलता था। कौन सी भाषा में निकलता था, उर्दू भाषा में निकलता था। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि 1857 के भारतीय विद्रोह के हरियाणा के प्रमुख नेता कौन थे। अगर आप बात करें 1857 की क्रांति की, तो आप लोग जानते हैं सर 1857 की क्रांति का वो सबसे फेमस नेता था राव तुल्लाराम। और इसी राव तुल्लाराम के बारे में आप सभी जानते हो कि सर इस राव तुल्लाराम का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ, रेवाड़ी जिले में हुआ। कहाँ पर हुआ, रेवाड़ी जिले में। फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। जन्म मैंने बता दिया है, मृत्यु आप लोग बताएंगे। बताइएगा राव तुल्लाराम की मृत्यु कब और कहाँ पर हुई। फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा कि राव तुल्लाराम, जिन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व पूरे हरियाणा की तरफ से किया। और अगर हरियाणा में जगह पूछ ली जाए तो आप आंसर करेंगे सर इन्होंने रेवाड़ी व महेंद्रगढ़ की तरफ से नेतृत्व किया था। हरियाणा के रेवाड़ी जिले के रामपुरा गांव में जन्म लेने वाले राव तुल्लाराम, जिनकी मृत्यु 23 सितंबर 1863 को अफगानिस्तान के काबुल में हुई थी। तो याद रखिएगा ये बात भी आप। अगला है कि बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में हरियाणा के किन शहरों का वर्णन किया गया है। तो याद रखिएगा, बौद्ध ग्रंथ का ही बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ जिसका नाम है दिव्यावदान। और इसी दिव्यावदान के अंदर किसका वर्णन मिलता है हमें, तो आप आंसर करेंगे सर अग्रोहा का। इसके अंदर अलग से अग्रोहा नहीं दिया गया है, एक ही जगह अग्रोहा दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर सी छाप दीजिएगा जी। क्या कर दोगे, ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा दोस्तों, बौद्ध धर्म की अगर आप बात करें तो बौद्ध धर्म के कितने ग्रंथ, 4 ग्रंथ। कौन कौन से हैं, तो आप आंसर करेंगे सर बौद्ध धर्म का ही मंजीम निकाय, दिव्यावदान, तीसरा पंपद सूदनी और चौथा अंगुत्तर निकाय। मंजीम निकाय में वर्णन किया गया हरियाणा के रोहतक का, दिव्यावदान में वर्णन किया गया अग्रोहा का, पंपद सूदनी ग्रंथ में लिखा गया कि महात्मा बुद्ध हरियाणा में आए थे, इस बात की जानकारी मिली। और अंगुत्तर निकाय में वर्णन किया गया 16 महाजनपदों का। और इन्हीं 16 महाजनपदों में एक महाजनपद हमारा हरियाणा हुआ करता था, जिसे आप कुरु के नाम से जानते हैं। और इसी कुरु महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी दोस्तों इंद्रप्रस्थ। कौन सी हुआ करती थी, इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी। तो ये बात याद रखिएगा आप लोग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, इसका हो जाएगा रोहतक व अग्रोहा। अगला है, बताइए बलराम की मूर्ति हरियाणा के किस जगह से प्राप्त हुई। तो अगर आप बात करें बलराम के बारे में, तो आप जानते हैं कि सर ये बलराम कौन है, भगवान श्री कृष्ण के ही बड़े भाई, जिन्हें अपन दाऊ के नाम से जानते हैं, जो कौन थे, जो एक्चुअल में शेषनाग थे। और याद रखिएगा, ये भगवान बलराम जो है, इन्हीं की मूर्ति हरियाणा के जिस जगह से प्राप्त हुई वो कौन सा जिला है आपका, रोहतक जिला है दोस्तों। कौन सा जिला है, रोहतक। कई मूर्तियां आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं, पूछा जाएगा बताइए यक्ष यक्षिणियों की मूर्ति हरियाणा में कहां से प्राप्त हुई। आप आंसर करेंगे सर हरियाणा के पलवल से, हथीन से, बादस से और फरीदाबाद से। दूसरा पूछा जाएगा भगवान विष्णु की मूर्ति कहाँ से मिली। आप आंसर करेंगे सर मोहनवाड़ी झज्जर से प्राप्त हुई। लेकिन पूछा जाए शेष सैया पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति फिजिलपुर सोनीपत से प्राप्त हुई। आपसे पूछा जाएगा यज्ञ की मूर्तियां हरियाणा में कहाँ से मिली, पलवल से मिली। सूर्य देवता की मूर्ति अग्रोहा से मिली। लेकिन सूर्य स्तंभ पर बनी मूर्ति अमीन नामक स्थान से, जो कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में है। अगर पूछ लिया जाए भगवान बुद्ध की 2 संपूर्ण मूर्तियां,
आप आंसर करेंगे रोहतक का ब्राह्मणवास। ये सारी सारी चीजें इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि लाला लाजपत राय ने हरियाणा के किस शहर में 1886 में आर्य समाज की शाखा को स्थापित किया था। तो अगर आप बात करें लाला लाजपत राय की, तो आप जानते हैं कि लाला लाजपत राय ये वही हैं जो पंजाब के कौन से गांव, ढूढ़ी के गांव में जन्मे थे। फरीदकोट जिला था आपका। और आप जानते हैं इनका जन्म 28 जनवरी 1865 को ढूढ़ी के गांव फरीदकोट जिला पंजाब में हुआ था दोस्तों। ये गर्म दल के नेता हुआ करते थे और इन्हीं के द्वारा 1886 के अंदर आर्य समाज की स्थापना की गई। हरियाणा के किस जगह पे, हिसार जिले में। लास्ट लेक्चर में हम बात कर चुके हैं लाला लाजपत राय से। जब भी क्वेश्चन पूछा जाए आप आंसर करेंगे हिसार जिला। क्यों? क्योंकि लाला लाजपत राय की सामाजिक व राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र भी कौन सा रहा, हिसार रहा। इनकी ससुराल भी हिसार रही। आर्य समाज की स्थापना भी हिसार में की। हिसार में ही कांग्रेस की स्थापना करने वाला व्यक्ति भी कौन था, लाला लाजपत राय था। और आप लोग जानते हैं ये लाला लाजपत राय जो है इन्हीं की ससुराल रही हिसार। हिसार की ही राधा रानी के साथ इन्होंने विवाह किया। और आप लोग जानते हैं साइमन कमीशन के चलते जब लाठीचार्ज हुआ, इन्हीं लाठीचार्ज के अंदर इनके ये बहुत ज़्यादा क्या हुए, घायल हुए और इन्हीं की मृत्यु लाहौर में हुई 1928 में। तो याद रखिएगा लाला लाजपत राय के बारे में बहुत बातें पूछा जाता है, बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा लाला लाजपत राय की सामाजिक व राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र या इनकी क्रम भूमि पूछी जाएगी। या पूछा जाएगा बताइए साइमन कमीशन का विरोध करते हुए कौन सा नेता जो है वह बलि चढ़ गया था या कौन सा नेता शहीद हो गया। तो आप आंसर करेंगे वो भी कौन थे आपके, वो भी आपके लाला लाजपत राय थे, जिन्हें आप पंजाब का शेर या पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं। चलिए अगला है कि महाभारत में नकुल द्वारा जीते गए किन नगरों का वर्णन किया गया है। आप लोग जानते हैं कि जो नकुल है ये कौन था, ये पांडवों में से ही एक था। कौन था सर, ये तो पांडवों में ही एक था। आप जानते हैं 5 पांडव हुए जिसमें युधिष्ठिर था, भीम था, अर्जुन था, नकुल था और सहदेव था। यानी चौथे नंबर का माद्री का बड़ा बेटा नकुल ही था। इसी ने हरियाणा के रोहतक और सिरसा का वर्णन मिला है। कहाँ पर मिला है दोस्तों, रोहतक और सिरसा का। कैसे मिला, तो आप लोग जानते हैं कि महाभारत का ही एक भाग जिसका नाम है नकुल दिग्विजय। कौन सा, नकुल दिग्विजय। और याद रखिएगा इसी नकुल दिग्विजय के अंदर जब नकुल के द्वारा गायों के ऊपर विजय प्राप्त की गई, क्योंकि आपने अगर महाभारत देखी है तो नकुल गायों को छुड़ाने के लिए जब जाता है तो इसी का ही वर्णन किया गया नकुल दिग्विजय में। और ये सबसे पहले रोहतक से गायों को छुड़ाते हुए सिरसा जिले की ओर बढ़ता है, इसीलिए रोहतक और सिरसा का वर्णन किया है। चलिए महाभारत का नाम आया है, फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। हरियाणा के किस जिले में और किस स्थान पर बैठकर महाभारत की रचना की गई थी। फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि महाभारत की रचना किस जिले में और किस तीर्थ स्थल पर बैठकर की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पतंजलि योग पीठ किसकी बात आ गई। अब आई है बाबा रामदेव के बारे में। तो बताइए पतंजलि योग पीठ के संस्थापक योग गुरु बाबा रामदेव का जन्म हरियाणा के किस शहर में हुआ था। तो बाबा रामदेव के जन्म की बात आई है दोस्तों, तो आप आंसर करेंगे सर 25 दिसंबर 1965 का वो दिन था। कौन सा, 25 दिसंबर 1965 का वो दिन। महेंद्रगढ़ का एक गांव है सर जिसका नाम है सैयद अलीपुर। कौन सा गांव दोस्तों, सैयद अलीपुर गांव। और याद रखिएगा इसी सैयद अलीपुर गांव जो कहाँ का है, महेंद्रगढ़ जिले का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, महेंद्रगढ़ जिले के सैयद अलीपुर गांव में 25 दिसंबर 1965 को जन्म लिया गया बाबा रामदेव के द्वारा। अगर आपसे पूछा जाए बताइए बाबा रामदेव के बचपन का नाम क्या था, तो आप आंसर करेंगे सर इनका नाम था रामकिशन यादव। क्या नाम था, रामकिशन यादव इनके बचपन का नाम। इनके पिता का नाम रामनिवास, माता का नाम गुलाबो देवी। और याद रखिएगा इनके जो गुरु थे उनका नाम जरूर पूछा जाएगा। तो इनके गुरु का नाम था आचार्य बलदेव और इनके शिष्य का नाम क्या था, आचार्य बालकृष्ण। जो जड़ी बूटियां तैयार करते हैं वो कौन है, आचार्य बालकृष्ण है। और इन्हीं के द्वारा 2006 में पतंजलि नामक एक कंपनी की स्थापना की गई। और ये वर्तमान में क्या है, ये हरियाणा के योगा के ब्रांड एम्बेसडर भी है। तो आपसे पूछा जाएगा बताइए हरियाणा के योग के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तब आप आंसर में करेंगे सर ये है बाबा रामदेव, जो रामकिशन यादव के नाम से बचपन में जाने जाते थे। 25 दिसंबर 1965 को महेंद्रगढ़ के सैयद अलीपुर गांव में जन्म लिया। इनके गुरु थे गुरु आचार्य बलदेव और इन्हीं के शिष्य हैं आचार्य बालकृष्ण। 2006 में पतंजलि की स्थापना की गई, योगा के ब्रांड एम्बेसडर है और योगा दिवस मनाया जाता है आपका 21 जून को। चलिए
बातें क्लियर हो गई होगी इतनी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बताइए बौद्ध काल के समय, अभी हमने बात की थी महाजनपदों की, तो बौद्ध काल के किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के क्षेत्र शामिल थे? तो याद रखिएगा दोस्तों, वो क्षेत्र था कुरु और पांचाल। और याद रखिएगा ये जो कुरु क्षेत्र है ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र में, यूपी के मेरठ में, और दिल्ली का जो एरिया है ये सारा का सारा किस में शामिल था? कुरु के अंदर ही शामिल था। और याद रखिएगा इसी की ही राजधानी कौन सी थी? इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी। कौन सी हुआ करती थी? इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी। और महाजनपदों की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो आप आंसर कर देंगे सर, इसकी जानकारी मिलती है हमें अंगुत्तर निकाय से। और अंगुत्तर निकाय किस धर्म का है? बौद्ध धर्म का ही एक ग्रंथ है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बताइएगा कि सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य को किस नाम से जाना जाता है? याद रखिएगा कि जो सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य है दोस्तों, ये वर्तमान में आपका आरक्षित क्षेत्र है, संरक्षित आरक्षित क्षेत्र कहलाता है आपका सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य। पहले तो आपको पता होना चाहिए कहां पर पड़ता है। तो याद रखिएगा ये दो जिलों के बीच फैला हुआ है। एक तो है आपका दोस्तों कैथल, और दूसरा है आपका हरियाणा की धर्मनगरी कुरुक्षेत्र। याद रखिएगा ये आधा कैथल में है, आधा कुरुक्षेत्र में है, लेकिन सबसे ज्यादा कहां पे पड़ता है? कैथल में। तो याद रखिएगा दोनों ऑप्शन में मिले तो क्या करके आओगे? कैथल करके आओगे। और कैथल ऑप्शन में ना मिले तो क्या करके आओगे? कुरुक्षेत्र। आपसे पूछा गया है सरस्वती वन्य अभ्यारण्य का दूसरा नाम क्या है? तो इसी को दोस्तों क्या कहा जाता है? सोनसर जंगल। ये सियोनसर लिखा हुआ है, इसे सोनसर कर लीजिएगा। इसे क्या बोलेंगे आप? सर इसे सोनसर जंगल कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। एक तो ये याद रखिएगा, और दूसरा कई बार आपसे पूछा जाता है बीरबारा वन्य जीव क्षेत्र कहां पर है? तो आप आंसर कर दीजिएगा सर बीरवारा जो है ये जींद में पड़ता है। कहां पर पड़ता है दोस्तों? ये आपका जींद में पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जगाधरी शहर हरियाणा के किस स्थान पर स्थित है? तो अगर आप बात करें जगाधरी की, तो आप लोग जानते हैं ये जगाधरी कहां पे पड़ता है? तो सर जगाधरी तो पड़ता है हरियाणा के यमुनानगर जिले में। कहां पे पड़ता है? यमुनानगर में। इसी जगाधरी का पुराना नाम क्या हुआ करता था? युगंधर हुआ करता था सर। और इसी जगाधरी को आप क्या कहते हैं? हरियाणा की छोटी पीतल नगरी। क्या बोलते हैं? हरियाणा की छोटी पीतल नगरी। अगर आपसे पूछा जाए हरियाणा की पीतल नगरी तो आप आंसर करोगे रेवाड़ी, लेकिन हरियाणा की छोटी पीतल नगरी जब भी पूछी जाए तब आप आंसर करोगे सर हरियाणा की जगाधरी तहसील। अगर आप बात करें इस जगाधरी की, तो आप लोग जानते हैं कि सर जगाधरी से ही हमें एक स्तूप प्राप्त हुआ, जो किसका था? वो चनेठी का स्तूप था। दूसरा पूछा जाएगा हरियाणा का जुड़वां शहर कौन सा कहलाता है? तब भी आप आंसर करेंगे सर यमुनानगर। और जगाधरी जो है ये क्या कहलाते हैं? सर ये जगाधरी जो है ये जुड़वां शहर कहलाते हैं, ट्विन सिटी कहलाते हैं आपके। तो याद रखिएगा ये ट्विन सिटी कौन सी है? यमुनानगर व जगाधरी। ये क्यों कहलाते हैं? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सर जगाधरी और यमुनानगर एक दूसरे के बीच हमें इतने मिक्स हो गए हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि कब आपका जगाधरी खत्म हुआ और कब आपका यमुनानगर शुरू हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बताइए प्रसिद्ध पुस्तक पृथ्वीराज राजसों के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा आपने सुना है पृथ्वीराज चौहान के बारे में, जिसे आप पृथ्वीराज तृतीय के नाम से या राय पिथौरा के नाम से जानते हैं। और याद रखिएगा ये जो आपका राय पिथौरा है इसी का ही एक दरबारी हुआ जो हरियाणा के हिसार जिले में जन्मा, जिसका नाम क्या था? चंद्रद्वरदई। याद रखिएगा इसे हरियाणा का आदि कवि कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? आदि कवि। और इसी आदि कवि के द्वारा लिखी गई पृथ्वीराज राजसो जो हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य माना गया है। और याद रखिएगा चंद्रप्रदई जो हरियाणा के हिसार जिले में जन्मा, पृथ्वीराज का दोस्त और उसका दरबारी हुआ करता था, और इसी ने ही पृथ्वीराज राजसो की रचना की थी। चलिए पृथ्वीराज तृतीय का नाम आया है, फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा कि पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा कौन कौन से किले बनवाए गए थे। फटाफट छाप दीजिए कि पृथ्वीराज तृतीय ने हरियाणा में कौन कौन से किले या फोर्ट का निर्माण करवाया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि बताइए जुलाई 2016 को हरियाणा सरकार द्वारा प्रारंभ की गई पशुधन बीमा योजना का क्या उद्देश्य था? यह योजना अनुसूचित जाति के पशुपालकों के लिए निःशुल्क थी। बिल्कुल सही बात है। गाय, भैंस, सांड और ऊंटों जो ये बड़े बड़े जानवर है दोस्तों, इनके लिए जो बीमा किया जा रहा था वो 100 रुपये के हिसाब से किया जा रहा था। बिल्कुल सही है। भेड़, बकरी और सूअरों के लिए, छोटे जानवरों के लिए 25 रुपये थी। बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी बातें सही है सर। जो जुलाई 2016 में सरकार ने पशुधन बीमा योजना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। बताइए हरियाणा सरकार ने
पशुधन बीमा योजना कब शुरू की? तो आप आंसर करेंगे सर जुलाई 2016 के अंदर की थी। उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको सारी की सारी चीजें क्लास में क्लियर हो गई होगी, सारी बातें आपके दिमाग में बैठती चली गई होंगी। आज की क्लास को यहीं पर हम समाप्त करेंगे, मिलेंगे कल की क्लास में एक और जबरदस्त सेशन के साथ। तब तक आप सभी बने रहे एजुकेशन बोर्ड के इस परिवार के साथ। और आप लोग जानते हैं टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ और नोट्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं, तो टेलीग्राम चैनल जीएस बाई प्रवीण सुतार सर को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। क्विज के लिए भी आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो आप लोग बिना कहे ही कर देते हो। चलिए जी, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे जबरदस्त सेशन में फिर से। चलिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।